बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ट्वीट के बाद पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक ऐसा हंगामा मचा हुआ है कि रंग बिरंगी बातें हमारे सामने आ रही हैं। कहीं ये कोशिश की जा रही है कि कोशिश से पहले ही मायूसी फैला दी जाए और इससे पहले कि कोई सफ़र तय किया जाए, कम्प्लिकेशंस को दूर किया जाए, बुनियाद डलने से पहले ही पेंट और दीगर चीज़ों की बातें करके इस मामले को उलझा दिया जाए। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग जो कि अश अश कर रहे थे कि किस तरह अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के हुकाम को इज़्ज़त दी है, तो अब वो ख्याल लोगों का बदलता जा रहा है कि भाई बकरा तैयार तो नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छी तरह सोच लो, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि 70 साल हो गए सोचते सोचते, और कितना सोचे। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वो प्रपोज़ल, वो मंगनी का प्रपोज़ल, अब इस वक्त मामलात ये हैं कि घर के अंदर लड़ाई चल चुकी है कि हक महर कितना होगा। इस वक्त संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कतर के वज़ीर आज़म ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बहुत से पोल खोल दिए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़े मुश्किल में फंस चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इस फैसले का बोझ क्या मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ उठा सकेंगे। और इसके साथ ही ट्रंप की नाराज़गी के बारे में भी बातें की जा रही हैं कि वो ट्रंप जिसने मोदी और पुतिन को दिन में तारे याद करवा दिए, जब वो पाकिस्तान से नाराज़ होगा तो क्या मामलात होंगे। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मलिया लोधी से लेके हमारे प्यारे हामिद मीर साहब इस वक्त एक अलग फ़्लाइट पे जा चुके हैं। इस तरह की इनकी फ़्लाइट मैंने अक्सर देखी हैं, और जब कभी भी इसराइल को तस्लीम करने का मामला आता है, 3 से 4 दफ़ा हो चुका है। 2005 में मुशर्रफ के दौर में जब खुर्शीद कसूरी ने मुलाकात की थी, और जब हुक्मरान की मुलाकात हुई थी उस वक़्त भी, उसके बाद फिर हमने देखा कि जब अब्राहम अकार्ड हुआ उस वक्त भी हमने हामिद मीर को बिल्कुल इसी अंदाज में पाया था। अब बात यह है कि हामिद मीर हर जगह पे अपनी वो कहानी सुना रहे हैं कि जनाब 2019 में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इमरान खान और कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात करवाई गई। कुछ सहाफ़ी जिनको मैं जानता हूँ उन पर यह इल्ज़ाम लगाया हामिद मीर ने कि जनाब वो तो बिल्कुल तोते की तरह ज़ुबान चला रहे थे और कह रहे थे कि इसराइल को क्यों तस्लीम करना चाहिए, वो तमाम सफ़ात बयान कर रहे थे। इमरान खान कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे। आखिर तंग आके मुझसे पूछा कि बताओ हामिद, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो हामिद मीर ने कहा कि जनाब अपने पीछे देखें, कायदे आज़म की तस्वीर, ये बड़े लीडर हैं या आप। तो उन्होंने कहा यकीनी तौर पे कायदे आज़म बड़ा आदमी है, मेरा लीडर है। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म को ख़त लिखा था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन फिर कायदे आज़म ने उनको जवाब देने की बजाय ट्रूमैन को ख़त लिखा, अमेरिका के सदर को, कि ये एक नाजायज़ रियासत है और हम इसको किसी सूरत भी तस्लीम नहीं कर सकते। इसके साथ ही वो अपने इस बयानिए को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि जनाब इल्लामा इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उन्होंने ये कहा था कि आपने फ़लस्तीन के हवाले से फ़ैसला साजी करते हुए कभी भी अरबों की अकल पर भरोसा नहीं करना। तो इसके साथ ही अब आपको बात समझ आ रही होगी कि हामिद मीर हर प्रोग्राम में ये बात कह रहे हैं कि हम इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ मामला बहुत ख़राब हो चुका है और लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ ने सऊदी अरब फ़ौज भेजने के लिए यमन के साथ लड़ाई के लिए पार्लियामेंट में फ़ैसला किया था, अगर ये फ़ैसला भी पार्लियामेंट में चला गया तो फिर क्या होगा। ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे, सऊदी अरब नाराज़ हो जाएगा, 25 लाख लोग जो ओवरसीज़ वहाँ पे हैं उनका रोज़गार ख़तरे में पड़ जाएगा। यूएई, कतर और पूरे खलीज में तुर्की समेत ममालिक हम पे भरोसा करना छोड़ देंगे। हमारे पास ले दे के ईरान और चीन बचेंगे, और इसके साथ ही IMF भी हमारे साथ कुटी कर लेगा, और उसके बाद हमें डिफ़ाल्टर के नारे नज़र आएंगे। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जो कि आपको मदद देते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जब तुमने मदद लेनी होती है, जब तुमने दिवालिये से बचना होता है,
उस वक्त तो तुम पार्लियामेंट में नहीं जाते, तुम सीधे भागते हुए हमारे पास आ जाते हो। अब मसला ये है कि वज़ीर आज़म ने ट्वीट की, फिर ट्रंप ने फील्ड मार्शल समेत वज़ीर आज़म का शुक्रिया किया, जर्नैलों के साथ अपने खिताब में फील्ड मार्शल की तारीफ़ की, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी 2 स्टेट नेशन का मामला सामने रख दिया और कह दिया कि जनाब इसराइल को तस्लीम करने से पहले 1967 के फ़लस्तीन का क़याम और उसके साथ ही बैतुल कुद्स जो है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी रास्ता बनाओ, और रास्ता बनाओ कि फ़लस्तीनियों को, उन फ़लस्तीनियों को जो कि 2 साल से अपने घरों के मलबे में दबे हुए हैं, उनको निकाल के तदफीन करने का बंदोबस्त तो कर लो, और इसके साथ ही उन बच्चों को रोटी तो दे दो जो कहत की वजह से अपनी ज़िंदगियां खो रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि भाई वी हैव टू डू एंड ऑफ वार, और ये जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट है इस पर अलग से तनकीद शुरू हो गई है। एक बात को समझने की ज़रूरत है, एक तरफ हामिद मीर अपना बयानिया जारी किए हुए हैं, दूसरी तरफ मैं देख रहा था मलिहा लोधी बहुत ही सीजनड, आप ये सहाफ़ी भी कह सकते हैं, आप उनको सफ़ीर भी कह सकते हैं, तो वो ये कह रही थी कि फ़लस्तीनियों को इसके अंदर उनके राइट्स नहीं दिए गए, इसके अंदर टाइम लाइन का कोई ज़िक्र नहीं किया गया। लेकिन एक तरफ तनकीद की जा रही है कि भाई ठंडे एसियों में बैठ के उन बेचारे गरीब फ़लस्तीनियों के ऊपर जो 2 साल से एक अज़ाब नाजिल हुआ है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। लेकिन बात यह है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जनाब कोई फ़लस्तीन नहीं है और हमारी फ़ौजें फ़लस्तीन के अंदर यानी गज़ा के अंदर रहेंगी। तो फिर बात यह है कि उन्होंने ट्रंप से क्या बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की, और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो मामलात हैं वो कतर, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ तय हो रहे हैं। बहरहाल इनकी ख्वाहिश हो सकती है नेतन्याहू की इस डील को ख़राब करने की, लेकिन अभी तक ये सारे का सारा मामला हमास पर लटका हुआ है, और हमास ने ये कह दिया है कि जनाब आप हमें डिसआर्म मत करें, और हमारे लीडरों को बाद में अगर इसराइल ने कत्ल कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके साथ ही जब बात निकलती है तो स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात शुरू हो जाती है, और कहा यह जाता है कि अगर आपने डिसआर्म कर दिया और इस तरह की सूरत आ गई कि हमास और पाक फौज आमने सामने हो गए और पाकिस्तान की फौज इसराइल की एक्सेसरी बन गई, तो फिर क्या होगा। अब बात यह है कि रंग बरंगी बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत सोचना चाहिए, लेकिन कितना सोचना चाहिए और कितना मज़ीद सोचें, और इससे पहले कब कब कहां कहां सोच चुके हैं, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हर चंद साल के बाद ये जो तनाज़ा कैसे खड़ा होता है और उसमें किस तरह कौन क्या किरदार अदा करता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान बात ये की जा रही है कि भाई अभी तो मंगनी का प्रपोज़ल आया है और वो भी 7 वाले मोहल्ले में, लेकिन यहाँ पे फुफियों और तमाम रिश्तेदारों ने चारपाइयों पर एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस सजा ली है। कोई ये कह रहा है कि भाई हक महर कितना होना चाहिए, कोई वलीमे की बात कर रहा है, और कोई बारात पे जाने के किस्से कर रहा है, और कोई ये कह रहा है कि ये रिश्ता किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पूछने वाले ये कह रहे हैं कि भाई प्रपोज़ल तो अभी महल्ले में 7 वाले महल्ले में आया है, आपका बहैसियत हमसाया और बहैसियत मुसलमान एक किरदार है, लेकिन आप अभी वक्त से पहले इतनी लंबी लंबी छलांगें मत मारें। लेकिन कतर का जवाब आता है और कतर के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जनाब कुछ मकासिद हैं इसको करने के, ट्रंप को मिलने के, और जिस तरह ये मीटिंग हुई इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब गज़ा में मुसलमानों की सफरिंग दूर करना थी, प्रोटेक्ट करना था पीपल्स को, और उसके साथ ही इस जंग का खात्मा करना था। और वो कहते हैं कि जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ये सारे के सारे मामले के दौरान, उसमें ये कहा जा रहा है कि यूनिफाइड पोजीशन अमेरिका से लेके इसराइल तक सबकी ये आ चुकी है कि इस जंग का खात्मा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही जो
ڈسپلیسمنٹ کی بات کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ غزہ میں کسی بھی فلسطینی کو نہیں رہنے دیا جائے گا، وہ معاملہ اب بالکل ختم ہو گیا ہے اور فلسطینی وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج کی مکمل وڈراول بھی ان مقاصد اور اپرچونٹی کے اندر شامل ہے، اور فلسطین کے لوگوں کو فلسطین گورن کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 75% قبضہ کرنے کے بعد اور 2025 میں ہی 4 دفعہ وزٹ کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس کو نیتن یاہو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ کہانی اس طرح شروع ہوئی تھی کہ جب قطر کے اوپر حملہ کیا گیا تو قطر میں مسلم ممالک کے لیڈران وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب UNGA کا اجلاس ہو رہا ہے، سب نے امریکہ میں اکٹھے ہونا ہے، کیوں نہ مسلم ممالک کے جو لوگ ہیں وہ مل کے عرب ممالک کے ساتھ ٹرمپ کو ملیں اور ان کو کہیں کہ غزہ کے اندر نہتے مسلمانوں کا قتل عام بند کروایا جائے۔ آپ کی اپنی ریپوٹیشن کے اوپر اس وقت بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزرائے خارجہ کی میٹنگ ایک دن پہلے ہوتی ہے، وہ بریف کرتے ہیں اپنے اپنے جو حکام ہیں، کوئی وزیر اعظم کو، کوئی امیر کو، کوئی کسی اور کو، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ سب کا سب ایگزیکیوشن ہوتی ہے اور اگلے دن پھر بیٹھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنا پرپوزل دیں، ہم اس کو ایڈٹ کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ دے دیا گیا۔ لیکن اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب یہ سارے کا سارا جو پرپوزل تھا اس میں بہت زیادہ چینجز کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس ساری کی ساری صورتحال کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کے سامنے لا کے رکھنے کا مقصد آپ کی رائے بنانا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ریاست کی مجبوریوں کو سمجھیں، کیونکہ اس وقت ریاست کیا سوچ رہی ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے مینٹین کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ امت کی امیدوں کو کیسے پورا کرنا ہے، اور ہماری ایگزسٹنس کے لیے جو ایک دشمن ملک بھارت ہمارا ہمسایہ ہے، جو ہمارے وجود کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں دنیا سے، تنہائی سے، ڈیفالٹ سے، اکانومی کو بالکل ڈوبنے سے بچانے کے لیے اور اپنے ہتھیاروں کی انوینٹری کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اس وقت ایران کی طرح ہی باتیں کر کر کے اپنے ملک کو تباہ کروا لیں، یا جس طرح ہم نے ڈبل گیم کی، یا جو کچھ بھی ہم نے کیا، جس طرح ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم نے کولڈ وار کے اندر امریکہ کا ساتھ دیا، افغان جہاد میں دیا اور دیگر چیزوں کے اندر دیا، لیکن اپنے مقاصد کو ہم نے سب سے پہلے اپنے سامنے رکھا، اور اس وقت پاکستان کا جو مقاصد ہیں وہ اکانومی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا مقابلہ ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی ہے، اعلیٰ سفارتکاری ہے، اور جہاں تک فلسطین کی بات ہے تو فلسطین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے انٹرنیشنل ڈیفنس اور دیگر ایکسپرٹس اس بات کو مانتے ہیں کہ 1967 کی جنگ کے بعد عربوں نے بھی فلسطین کے حوالے سے اپنی امیدیں جو ہیں وہ چھوڑ دی تھی۔ مصر نے ایکسیپٹ کیا، ترکی پہلے قبول کر چکا تھا، UAE نے قبول کیا، بحرین نے ابراہم اکارڈ کیا، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کی بھی یہی باتیں چلنا شروع ہو گئیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے مقاصد کس حد تک حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری پریورٹی یہ ہے کہ مزید فلسطینیوں کو وہاں سے مرنے سے، ان کو وہاں سے دربدر ہونے سے، وہاں سے جلا وطن ہونے سے بچانا ہے، یا ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کہانی ہے ٹونی بلیئر کی، اور وہ ٹونی بلیئر کی کہانی انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور سناؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔